नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत के अध्याय 3 को लेकर, जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। और यह जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण जो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, उसी का अंश है। आइए इसको शुरू करने से पहले रचनाकार के बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। यदि इनके निधन की बात करें तो 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। पुकारू नाम इनका बाउल था। बचपन में इन्हें बाउल कह के बुलाया जाता था। बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन अपनी जन पक्षधरता अर्थात आम लोगों का पक्ष रखने के कारण यह कालांतर में लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी माता का नाम फूल रानी एवं पिताजी हर्षुदयाल थे। इनकी पत्नी प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थीं। यदि इनकी शिक्षा की बात की जाए तो आरंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई। उसके पश्चात पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, इन्होंने एक निबंध लिखा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। इस लेख के लिए इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके पश्चात इन्होंने पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया और गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, इसमें शामिल हुए। और इसमें शामिल होने के कारण बीच में ही शिक्षा को अधूरी छोड़ दी इन्होंने। 1922 में पुनः शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में आपने अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा इन्होंने यहीं ग्रहण की अमेरिका के दिनों में, किंतु मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी पूरी न कर सके और अपने देश लौट आए। यदि इनके राजनीतिक जीवन पर एक नज़र डालें तो सर्वप्रथम 1929 में यह कांग्रेस में शामिल हुए। उसके पश्चात 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, उस दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलने के पश्चात कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। यह कई बार जेल जा चुके हैं, जैसे 1939 में, 1943 में। और यदि इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो 1942 में आंदोलन के चलते इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली थी। आज़ादी के पश्चात 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के गठन में आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया। पुनः 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और उसके पश्चात आज जिस पाठ को हम पढ़ेंगे, उस पाठ में कैसे यह शामिल हुए, इसके बारे में यदि हम बात करें तो 1974 में छात्र आंदोलन जो बिहार में और उसके पूर्व गुजरात में भी चल रहा था, उस छात्र आंदोलन का बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया। और उसके पश्चात जब देश में आपातकाल लगाया गया, उस आपातकाल के दौरान इन्हें फिर से जेल जाना पड़ा।
उसके पश्चात इनके ही मार्गदर्शन में जनता पार्टी का भी गठन हुआ। यदि इनके द्वारा रचित रचनाओं की बात करें, कृतियों की बात करें, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी प्रमुख पुस्तक है। कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी और डायरी एवं निबंध इनकी प्रकाशित हो चुकी है। इन्हें कई प्रकार के सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार और 1998 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण के बारे में यदि हम बात करें तो यह भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका विशाल और वैविध्यपूर्ण अध्ययन, अर्थात उनका अध्ययन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, विशाल अध्ययन था उनका और वैविध्यपूर्ण, अर्थात विविधता थी उनके अध्ययन में। राजनीति, संगठन कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी स्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय अर्थात दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण अपने सक्रिय, रचनात्मक, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा पाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश में अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद इन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने आप को झोंक दिया। आप जानते हैं कि उस समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए कई प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे। उन सभी आंदोलनों में इन्होंने अपने आप को शामिल किया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी, क्रांतिकारी भूमिका थी उनकी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित, यानी राजनीति का जो एक सत्ता प्राप्त करने का एक मुख्य माना जाता है, वह इनके विचार में कभी नहीं था। अतः सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग इन्होंने चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए और वे युवा शक्ति के प्रतीक, यद्यपि ये वृद्ध थे किंतु फिर भी इन्हें युवा शक्ति का प्रतीक तथा युवाओं के हृदय का सम्राट माना गया।
उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जो कि हमारे पाठ का शीर्षक भी है, संपूर्ण क्रांति। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण था, अर्थात संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि उसका लक्ष्य तो कुछ और था, जो आगे आप जयप्रकाश नारायण के इस भाषण में पढ़ेंगे कि वह कौन सा ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे संपूर्ण क्रांति हो सकती है। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे, जिन्हें अनवरत यानी लगातार संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। किंतु जयप्रकाश नारायण पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे और इसके पश्चात कुछ ही समय बीतने के बाद पटना में उनका देहावसान हो गया। यहाँ 5 जून 1974 यह दिवस आप जरूर याद रखेंगे। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है, यानी पूरा भाषण नहीं है, उसका एक अंश प्रस्तुत है केवल। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सम्मर्द अर्थात जन युद्ध, सम्मर्द का अर्थ युद्ध होता है, जन युद्ध के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठा हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरअसर जन संवाद कायम हो सका है। यह भाषण अपने आप में ऐतिहासिक माना जाता है कि इतनी भीड़ न फिर कभी लगी है और इतनी ओजपूर्ण, इतनी ओजस्वी भाषण और फिर किसी ने अभी तक नहीं प्रस्तुत किया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि एक क्रांतिकारी की भावना आपके मन में उसी प्रकार जगनी शुरू हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण के लिए उस समय के बिहार के एक प्रमुख राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। यह राष्ट्रकवि दिनकर ने जयप्रकाश नारायण के लिए लिखा है। तो रचनाकार के संक्षिप्त परिचय के बाद आइए हम उस भाषण की शुरुआत करते हैं जो आपके पाठ में है, जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दें या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। यानी जयप्रकाश नारायण की
के बोलने के पूर्व रेणु जी ने एक कविता पढ़ी थी। उस कविता का जिक्र जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व कुछ ऐसा घटित हुआ है जो उनके कष्ट का कारण है। वो भाषण में आप देखेंगे कि वह क्या कारण है। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम न हो कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। ईश्वर अय्यर इनके मित्र थे मद्रास में, वहाँ ये रुके थे। वहाँ दिनकर जी, गंगा बाबू ये दोनों मिलने आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। यही दिनकर जी की बात चल रही है जिनकी कविता मैंने अभी पढ़ी आपके सामने। दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में, देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ। जब जयप्रकाश नारायण यह बोलते हैं तो तालियां बजनी शुरू होती हैं, किंतु वह रोक देते हैं। तालियां हरगिज न बजाइए, तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। वह आग्रह करते हैं दर्शकों से कि आप ताली नहीं बजाएं, आप मेरी बात को सुनें और समझें। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी, अर्थात जमीनें कब्जा कर ली जाएंगी। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। आपको बताते चलें कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इसके पूर्व गुजरात में एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में वहाँ की विधानसभा का विघटन कर दिया गया था और केंद्रीय सत्ता के विरोध में बिहार में भी एक आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन के तहत यह भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल विधानसभा का विघटन करना हमारे इस आंदोलन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तो कुछ और है, वो आगे हम देखेंगे। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। यह बात कह रहे हैं। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, उन्हीं से वैचारिक मतभेद था इनका, किंतु फिर भी अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्धृत शब्दों का ही इस्तेमाल किया है, वाक्यों का ही इस्तेमाल किया है। ये हम लोकतंत्र की खूबसूरती को यहाँ देख सकते हैं। जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है, अर्थात आज़ादी के बाद,
लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है, अर्थात रो रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता बगैर रिश्वत दिए, अर्थात रिश्वत है हर जगह, चारों ओर, सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। यह उस समय की स्थिति को दर्शाता है कि उस वक्त कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, टिकट लेने में, सभी जगहों पर रिश्वत लिए जाते थे और उन्हीं चीज़ों के खिलाफ जयप्रकाश नारायण चर्चा कर रहे हैं। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, गुलामी की शिक्षा। कहते हैं कि शिक्षा तो दी जा रही है, किंतु यह गुलामी की शिक्षा है। यह कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जिससे आदमी का उत्तरोत्तर विकास हो, बल्कि यह शिक्षा गुलामी की शिक्षा है। उससे कैसे दूर जाना है, ये भाषण के हम आगे के अंश में देखेंगे। शिक्षा पाकर दर-दर ठोकरें खाना नौकरी के लिए, अर्थात जब आपने शिक्षा पा ली, आपने डिग्री हासिल कर ली, फिर नौकरी जब आपको करनी है तो आपको हर दरवाजे पर ठोकर खानी पड़ेगी। नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं। यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह एक बहुत प्रसिद्ध नारा था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का, गरीबी हटाओ। और उसी गरीबी हटाओ का सच यहाँ उजागर कर रहे हैं। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए जो बड़े हृदयग्राही थे, अर्थात वह हृदय में अंकित हो जाने वाले थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, ये बता रहे हैं जब दिनकर जी मिलने आए थे, जैसा कि इन्होंने बताया अपने भाषण के अंश में कि मिलने आए थे, और उसी रात जब विदा हुए दिनकर जी तो इनके मित्र थे रामनाथ जी गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। उनके घर पर वह मेहमान थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। उन्हें रात को दिल का दौरा पड़ा। दिनकर जी को 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने, 3 मिनट में। विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, उस नर्सिंग होम का नाम बता रहे हैं। सारा इंतजाम था वहाँ पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता, यानी यह जो कि मद्रास की बात चल रही है, मद्रास में उन्हें 3 मिनट में अस्पताल पहुंचा दिया गया था और वहाँ सारी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था थी। फिर यहाँ पटना के अस्पताल से उसकी तुलना करते हैं और कहते हैं कि पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। वहाँ सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, अर्थात दिनकर जी की मृत्यु हो गई। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। दिनकर जी की मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं और उनकी कविताओं को याद कर रहे हैं। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। यह 2 अपने मित्र की चर्चा कर रहे हैं, 2 मित्रों को याद कर रहे हैं। एक तो जैसा कि अभी चर्चा चल रहा था रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, और उसके अलावा एक बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। और ये दोनों
जयप्रकाश नारायण जी के नज़दीक थे, समकक्ष थे, और दोनों की मृत्यु उसी वक्त हो गई थी, उसके कुछ समय पहले। तो इन दोनों को यह याद कर रहे हैं। दिनकर जी के मृत्यु की चर्चा तो इन्होंने अपने भाषण में की है, फिर यह याद कर रहे हैं बेनीपुरी जी को भी। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नव निर्माण के लिए, नए निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। वह याद कर रहे हैं कि अगर दिनकर जी होते तो कैसा लिखते, कैसी कविता लिखते इस पर, और बेनीपुरी जी होते तो कैसा वर्णन करते इस स्थिति का। लेकिन आज दोनों ही नहीं हैं, न दिनकर जी हैं न बेनीपुरी जी। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी हैं और इनका हृदय पर भार है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। यानी इन्हें बनाया गया था, इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इन्हें बनाया गया था। तो ये बताते हैं कि आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, यानी लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हैं, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। तो आज हम भाषण के केवल इस अंक तक ही पहुंच पाए हैं। आशा करते हैं कि भाषण आपको, आपके अंदर एक नया जोश पैदा कर रहा होगा। यह भाषण पूरा जब आप सुनेंगे तो एक अजीब प्रकार की शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। हमने रचनाकार के बारे में जाना और भाषण हमने प्रारंभ किया। भाषण में आपने देखा कि जयप्रकाश जी मना करते हैं कि आप तालियां मत बजाइए, आप वो सुनिए जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो हम आशा करेंगे कि यह पूरा भाषण आपको अगले अंक में आपके सामने प्रस्तुत करें। तब तक के लिए धन्यवाद।